कभी कभी किसी कहानी की शुरुआत इतनी साधारण होती है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आगे क्या तूफान आने वाला है। और कभी कभी वही लोग जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही भरोसा सबसे बड़ा हथियार बनकर हमारी जिंदगी छीन लेता है। आज की कहानी उसी दर्दनाक सच पर आधारित है। एक ऐसा मामला जिसने न केवल पुलिस को बल्कि पूरे समाज को झंझोड़ कर रख दिया है। एक ऐसा मामला जिसमें कातिल कोई अनजान दुश्मन नहीं बल्कि उसी घर में बैठा था जिसे लोग पिता कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला, थाना नगला क्षेत्र। 12 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे धूप नरम पड़ चुकी थी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी। गन्ने की लंबी कतारें हवा में हिल रही थी, मानो किसी अनदेखी आशंका का इशारा कर रही हो। इन गन्नों के बीच काम कर रहा था एक 28 साल का लड़का जिसका नाम सौरभ था। मेहनती, शांत स्वभाव का व्यक्ति। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। सौरभ अपनी फसल की देखरेख में लगा था। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसने मुड़कर देखा तो पीछे उसके पिता सुभाष तोमर थे। सौरभ ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, पापा आप कब आए? कुछ काम था क्या? लेकिन सुभाष के चेहरे पर उस समय कोई भाव नहीं था, न प्यार, न चिंता, न पिता का स्नेह। उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडा खतरनाक सन्नाटा था। सौरभ कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पिता ने अपनी शर्ट के अंदर से अवैध 315 बोर का तमंचा निकाला और फायर झोंक दिया। धमाका खेत में गूंज उठा, पंछी उड़ने लगे। लेकिन किस्मत ने उस पल सौरभ को थोड़ा समय और दे दिया। गोली उसके कान के पास से निकल गई। सौरभ गिरते गिरते बचा और तेजी से दूर भागने लगा। वो चिल्लाया, पापा आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन उसके पिता बेहताशा गुस्से में थे। उनके चेहरे पर ऐसा जुनून था जैसे कोई राक्षस उसके भीतर से निकल आया हो। गोली मिस होने के बाद सुभाष और ज्यादा उग्र हो गया। उसने तेजी से पास पड़ा फावड़ा उठा लिया। ये वही फावड़ा था जिससे सौरभ खेत में मिट्टी पलटने का काम कर रहा था। लेकिन अब ये वही फावड़ा उसकी सांसें छीनने वाला हथियार बनने वाला था। सुभाष ने दौड़कर सौरभ को पकड़ा और बिना रुके, बिना सोचे उसके सिर और गले पर लगातार वार करने लगा। हर वार में ये ऐसी बेरहमी थी जैसे रिश्तों की सारी मर्यादा वही खत्म हो चुकी हो। सौरभ की आवाज गन्नों की झुरमुट में दब गए। कुछ ही पलों में खेत की मिट्टी लाल हो चुकी थी और सौरभ जमीन पर शांत पड़ा था। हमेशा के लिए उसकी सांसें छीन ली गई थी। और इसके बाद असली खेल शुरू होता है। जिस इंसान ने पिछले कुछ मिनटों में अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया था, अब वह खुद को बचाने के लिए पूरी कहानी गढ़ने वाला था। 14 नवंबर यानी 2 दिन बाद सुभाष बड़े आराम से थाने पहुंचा। चेहरे पर चिंता का दिखावा और आवाज में पिता की मजबूरी का नाटक। वो बोला, साहब मेरा बेटा सौरभ 2 दिन से घर नहीं आया है। मुझे डर है कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली। किसे पता था कि उसी वक्त कातिल अपनी ही बनाई योजना का अगला कदम रख रहा है। एक दिन बाद सुबह सुभाष ने फिर से पुलिस को फोन किया, साहब खेत में कोई लाश पड़ी है, शायद किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, पर वहां का दृश्य कुछ और ही कहानी कह रहा था। खून सूख चुका था, शरीर पर कट के गहरे निशान थे जो कि किसी जंगली जानवर के नहीं बल्कि किसी इंसान के वार जैसे लग रहे थे। लेकिन असली सच सामने आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था, सिर पर गहरे घाव हैं, गले पर धारदार हथियार से कई लगातार वार किए गए हैं, शरीर पर संघर्ष के निशान हैं। पुलिस का पहला शक उसी पल पिता पर गया। और जब पुलिस ने गहरी जांच की और गांव वालों से पुलिस को कुछ सुराग मिले तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। क्योंकि जिस तरह से सुभाष मामले में शामिल हो रहा था वह सामान्य पिता जैसा नहीं था बल्कि कहानी को दिशा देता हुआ व्यक्ति लग रहा था। पूछताछ शुरू हुई। पहले सुभाष टालता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस के सामने वह टूट गया। उसने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया। कारण सुनकर पुलिस भी कुछ देर तक चुप रह गई। सुभाष ने बताया, मेरे और सौरभ की पत्नी के बीच काफी समय से नाजायज संबंध थे। ये राज महीनों से चलता आ रहा था और कुछ दिन पहले सौरभ ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। यानी एक
ससुर जो है वो अपनी बहू के साथ ही नाजायज संबंधों में था। सौरभ ने पिता को चेतावनी दी थी, ये गलत है, ये सब बंद करो वरना मैं सबको बता दूंगा। बस यही सुभाष को डर लगने लगा था। समाज की इज्जत, प्रतिष्ठा और अपने काले राज के खुल जाने का डर उसके सिर पर सवार हो गया था और उस भय को मिटाने का तरीका उसने चुना अपने ही बेटे को मिटा देना। पुलिस ने सुभाष के खिलाफ घर और खेत से हथियार में इस्तेमाल किया गया फावड़ा, अवैध 315 बोर का तमंचा और एक खाली खोखला बरामद किया। हर सबूत साफ बता रहा था कि सौरभ का कातिल कोई और नहीं, उसी के घर का मुखिया था। सुभाष पर अब तमाम जो है वो धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अपने बेटे की जान लेने का मुकदमा जो है वो उस पर सबसे पहले चलाया गया है। इसी के साथ अवैध तमंचा रखने का भी मुकदमा उस पर चल रहा है। सीओ नजीमाबाद नीतीश प्रताप सिंह ने बताया है कि मामला बेहद कम समय में सुलझा लिया गया है, पर यह घटना इंसानियत की सभी मर्यादाएं तोड़ती है। जिस पिता ने बेटे को चलना सिखाया, उसी पिता ने उसकी सांसें छीन ली। गांव में आज भी लोग इस घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। घर के लोग सदमे में हैं, पड़ोसी कह रहे हैं कैसे एक बाप इतना गिर सकता है, कैसे उसने खून का रिश्ता भी भुला दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि कभी कभी अपराधी वह नहीं होता जिसे हम दूर दूर तक समझते हैं, बल्कि वो होता है जो रोज हमारे सामने बैठकर चाय पीता है, खाना खाता है, हमें देखकर हंसता है और भीतर से एक खतरनाक साजिश छुपाए बैठा होता है। मनुष्य से राक्षस बनने में बस एक गलत फैसला और एक काला राज काफी होता है और अवैध संबंध अक्सर इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। खैर दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं? इस पूरी घटना के अंदर आप सबसे ज्यादा दोषी किसे मानते हो, उस बहू को, उस ससुर को, या फिर आपको इस कहानी के अंदर कुछ अलग ही मोड़ लग रहा है? तो एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर रखना और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज को समझने के लिए, विस्तार से जानने के लिए, हर अपडेट के लिए क्राइम की जो भी केस आते रहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए रोज इसी तरह की क्राइम स्टोरीज लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।